हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज कोप्लैनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, यानी कोई भी मोशन इसकी कोई भी डायरेक्शन में नहीं हो रही है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में। अब इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, तो अब क्या होगा, ये एक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट होगी, मीन्स ये डायरेक्शन में इसकी मोशन होगी और इसको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्टेट चेंज हो गया, मीन्स पहले ये रेस्ट कंडीशन में था, बाद में हो गया मोशन में। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये एक्शन, और यही एक्शन को मैं बोलता हूँ फोर्स। इसका वाइसे वर्सा भी समझ सकते हैं कि अगर ये एक बॉडी है जो ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ये अगर रेस्ट कंडीशन में आए तो ये जो एक्शन मैंने की स्टेट चेंज करने के लिए, दैट इज मोशन में से रेस्ट में लाने के लिए, वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, जनरली फोर्स मेरे दो टाइप के होते हैं। अगर ये बॉडी है और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो जो पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, जो पॉइंट पे यानी ये पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, इसे मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये कंडीशन में ये फोर्स होता है जो बॉडी को पुश कर रहा है ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इसे पुश फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर ये फोर्स को उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊं, तो क्या होगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मेरा ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स भी चेंज हो गया। मीन्स अब ये क्या कर रहा है, ये बॉडी को पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो अब ये है मेरा पुल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये सारी कंडीशंस के बावजूद एक चीज कॉमन रहती है, दैट इज इफेक्ट। दोनों केस में इफेक्ट सेम होगी, मीन्स यही डायरेक्शन में इसकी मोशन होगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे ही यही डायरेक्शन में होगी, तो इफेक्ट क्या है मेरी, सेम। ठीक है, अब जब इफेक्ट सेम होती है तब मैं बॉडी को कंसीडर कर सकता हूं एज अ पार्टिकल। ठीक है, अगर ये बॉडी को मैं एक छोटा सा पार्टिकल मैं कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये बन गया मेरा पुश फोर्स और ये बन गया मेरा पुल फोर्स। ठीक है, लेकिन मेरी इफेक्ट सेम होनी चाहिए। तो पार्टिकल बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने ये बॉडी का जो डायमेंशंस है वो निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ बॉडी निग्लेक्टेड, तो उससे क्या हुआ, ये मेरा बन गया पार्टिकल। ठीक है, लेकिन जब इफेक्ट सेम रहती है तभी मैं ये कंसीडर कर सकता हूं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे M होता है मास, A होता है एक्सेलरेशन। अब मुझे फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो मास का यूनिट होता है kg, SI यूनिट, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसे मैं डिफाइन करता हूँ
न्यूटन, ठीक है, और इसे एन सिंबल से भी दिखा सकते हैं। तो ये होता है मेरे फोर्स का एसआई यूनिट, जो कि हम फर्दर कैलकुलेशन में भी इसे यूज करेंगे। अब कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, वो देख लेते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है कि ये फोर्स के लिए कांटेक्ट होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, और पानी में एक बॉक्स है। तो अब ये बॉक्स पे प्रेशर लगेगा, तो ये प्रेशर फोर्स क्रिएट होने के लिए ये बॉक्स का पानी में होना ज़रूरी है, मीन्स वाटर का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे फोर्स कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के फोर्स होते हैं, दैट इज़ बॉडी फोर्स, उसके लिए कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस ये प्लेन पे अपनी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है, Fg। तो Fg लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है ये प्लेन और अर्थ के बीच में कांटेक्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड अ बॉडी फोर्स, ठीक है। अब पॉइंट फोर्स, मान लीजिए ये एक बॉक्स है और यहाँ पे एक पेंसिल की टिप से उसे मैं यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटा है, मीन्स जो इसका एरिया है वो क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को मैं बोलता हूँ पॉइंट फोर्स, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस पे मैंने एक बॉक्स रखा है, तो ये बॉक्स का वेट पूरे एरिया पे लगेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को मैं बोलता हूं फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि एक ये है वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है I, तो जो करंट होता है उसकी वजह से ये वायर पे एक फील्ड जनरेट होती है। अगर यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये वायर पे जो करंट है उस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, ठीक है, क्योंकि ये वायर तो लीनियर होता है। तो ये फोर्स ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, ठीक है। वैसे फोर्स अगर मान लीजिए कि लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या एरिया पे हो सकता है या फिर वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर मान लीजिए कि ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है। अब इस पे मैं बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, तो क्या ये कॉलम बैठ जाएगा, नहीं। ये खुद की इनर्शिया की मदद से मुझे एक इंटरनल क्या देगा, रिएक्शन देगा,
ठीक है, एक रिएक्शन देगा। ओके, तो ये केस में जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ इसे मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, और जो इंटरनली कॉलम मुझे एक रेजिस्टेंस दे रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है, वो क्या होता है उसका इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स सिस्टम क्या होता है कि इट इज द ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इस पे अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे मैं कहता हूं फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है मेरा फोर्स सिस्टम जिसमें अलग अलग फोर्सेस एक्ट करते हैं एक बॉडी पे। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है कोप्लैनर फोर्सेस। तो ये ऐसे फोर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पे 4 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, ये F1, F2, F3 और F4। तो ये चारों फोर्स अगर एक प्लेन में हो तो उसे कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। मान लीजिए यहाँ पे अगर चारों फोर्स एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में है तो ये कहे जाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं कि जो ऐसे फोर्स जो एक प्लेन में नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस बनो, एक्स वाई और जेड, तो अगर एक फोर्स ये डायरेक्शन में है F1, एक फोर्स ये डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में F2 और एक फोर्स z डायरेक्शन में F3, ठीक है, तो ये तीनों फोर्स क्या हुए नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, क्योंकि तीनों एक प्लेन रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, अब आता है कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जो जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है तो आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कॉमन है। तो ऐसे फोर्सेस को मैं बोलता हूँ कॉनकरेंट फोर्सेस। बट उसके सामने अगर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस की बात करूँ तो मान लीजिए कि एक रॉड है ये, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है F1, F2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। तो ऐसे फोर्सेस को मैं क्या बोलूँगा, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। जनरली जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, मान लीजिए ये P है ये Q है, तो ये क्या हुआ पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है कि कोई भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जनरली ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आता है कोलिनियर फोर्स। तो कोलिनियर फोर्स कैसे होते हैं कि जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो। जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, अब इसको एक रोप से बांध रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रोप के थ्रू मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, तो अगर मैं एक ये फोर्स लगाऊंगा तो रोप में क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, और वो टेंशन की वजह से वॉल क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो ध्यान से देखिए ये सारे जो फोर्सेस है उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो ऐसे फोर्सेस को ही मैं बोलता हूँ कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है,